स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी साइंस सीरीज की। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का साइंस बेस्ड एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जहां पे मैं आपके साथ 6th, 7th और 8th की जो एनसीईआरटी है वो थरोली डिस्कस कर रहा हूं। 9th और 10th में हम लोग थोड़ा सा सेलेक्टिव डिस्कशन करेंगे। 11th 12th का तो केवल बायोलॉजी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, राइट। तो आप जानते हैं कि छठी कक्षा की एनसीईआरटी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वहां से शुरू करना है, अगर आप आज इस सीरीज को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो डू वॉच ऑल द वीडियोस बिफोर। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर नेम को, राहुल SAI222। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे आप 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पूरा देखकर यहाँ तक पहुंच सकते हो। अभी हमारी 7th एनसीईआरटी की डिस्कशन चल रही है और आप जानते हैं कि चैप्टर वाइज थरोली हम लोग 6, 7, 8 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फाउंडेशन बिल्ड करनी है, बेस बिल्ड करना है। और यहाँ पे हम लोगों ने 1 to 6 कंप्लीट किया था। पिछले डिस्कशन में फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम लोगों ने बात की थी, आपको याद होगा। डू यू रिमेंबर? रिवर्सिबल चेंजेस क्या होती है, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होती है, केमिकल चेंजेस आर दे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अलग अलग उदाहरण से हम लोगों ने समझा था। आज डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं चैप्टर 7 के बारे में, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली अडेप्टेशन हम लोग 2 रीजन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी में चैप्टर 7 में आपको पोलर रीजन्स के बारे में डिस्कशन होगी, साथ ही साथ हम लोग रेन फॉरेस्ट रीजन के बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों रीजन में किस तरह की अडेप्टेशन होती है, प्रेडोमिनेटली हमारा फोकस रहेगा एनिमल्स के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा प्लांट बेस्ड अडेप्टेशन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज का एजेंडा पता चल गया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना एक छोटा सा नोटिस है। जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आ चुका है। कुछ ही दिनों में वो खत्म भी हो जाएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन की डेट भी खत्म हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, अटेम्प्ट करना चाहते हैं 2023, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जिटरी फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है, मैं काफी लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूं, अगर इस तरह का इस तरह चीजों से आप गुजर रहे हो, तो सिप प्लस इज द प्रोग्राम फॉर यू। और ध्यान रखिएगा, ये डिमांड के ऊपर फिर से लास्ट बैच डेवलप किया गया है। 17 फरवरी जल्दी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 17 फरवरी से मैं कहूँगा अप्रोक्सीमेटली 90 डेज के लिए आपकी क्लासेस चलेंगी, राइट। हाफ फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड लिटिल बिट ऑफ मई में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, जहां पे आप प्रिपेयर रहोगे आपकी प्रीलिम्स के लिए। यू विल बी रेडी फॉर योर प्रीलिम्स। तो ध्यान रखना है कि यहां पे आप 2023 के लिए जरूर इस प्रोग्राम को एनरोल करें। इसके अलावा जो भी फाउंडेशन बैच वाले 2024 वाले, उनके लिए दिस इज न्यू बैच 20 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। अगेन होलसम बैच, ये 10 महीने का प्रोग्राम है, राइट, जहां पे आपका शेड्यूल बना हुआ है, हर दिन का आपका शेड्यूल बनाया है, क्लासेस बने हुए हैं, घर पे बैठे हुए आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारे पुराने बैचेस के टेस्टिमोनियल्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, जहां पे डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हो विद द फैकल्टीज। सो सी यू इन द क्लास वेरी वेरी सून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारी डिस्कशन होने वाली वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और अडेप्टेशन के बारे में। सबसे पहले समझेंगे इन 2 शब्दों को, वेदर का मतलब क्या होती है, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ज्यादा सुनते हैं हम लोग, वेदर क्या है यार, आज का वेदर काफी खराब है, आज काफी गर्मी है, आज काफी ठंड है, आज काफी हवा छूटी हुई है ना। या फिर क्लाइमेट तो आपको हमेशा खबरों में आता रहता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सभी चीजों पे हर दिन रोजमर्रा की लाइफ में आपकी एवरी ऑल्टरनेट डे आपको आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं। यू डू नो दैट, राइट। तो ये है क्या, ये वेदर है क्या, ये क्लाइमेट है क्या? चलिए इसको समझते हैं। वेदर क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है वेदर शॉर्ट टर्म। अब कितना शॉर्ट टर्म? वेदर कैन चेंज इवन एवरी आवर, यानी कि वेदर बदल सकता है हर घंटे, हर 2 घंटे, यानी कि दिन में वेदर बदल सकता है। तो वेदर का कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता, वेदर एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है। इसीलिए हम लोग वेदर किसी भी दिन का बताया था। अगर आपने देखा होगा न्यूज में देखोगे तो वेदर वाला जो एंकर आएगा, न्यूज एंकर आएगा, वो बताएगा आज बेंगलुरु में तापमान इतना रहने वाला है, आज दिल्ली में तापमान इतना रहने वाला है, दिल्ली पे बादल रह सकते हैं। तो इस तरह से वेदर रिपोर्ट देते हैं। तो वेदर क्या है? डे टू डे की कंडीशन है,
राइट। अब डे टू डे तो मैंने बताया, इससे कम वाली भी चीज हो सकती, तो वेदर के लिए स्पेसिफिकली इट कैन चेंज इवन इन आवर। वेदर एक आपका बेसिकली एक घंटे में बदल सकता है, लेकिन जनरली हम लोग डे टू डे वेदर का डेटा गैदर करते हैं। अब जब मैं वेदर का डेटा कहूंगा, वेदर, तो क्या डेटा गैदर करते हैं हम लोग? गैदर करते हैं तापमान, टेम्परेचर कितना है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, कितना ह्यूमिडिटी है, यानी कि हवा में कितनी मॉइस्चर की मात्रा है, कितनी पानी की मात्रा है, क्या बारिश होगी, क्या आज बादल होंगे, क्या होगी आज की विंड स्पीड, यानी कि हवा तेज चलेगी क्या। तो बेसिक आपकी वेदर की रिपोर्ट में आप ये देखोगे, यानी कि वेदर ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का, अगर समझ लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का तापमान क्या है, आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, इसको कहते हैं वेदर। और डे टू डे वेदर की रिपोर्ट हम लोग गैदर करते हैं। इसीलिए जब आप वेदर का डेटा देखोगे, वेदर का डेटा कुछ इस तरह से होता है, जैसे एनसीईआरटी से दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तारीख यहाँ पे मैक्स टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्स ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, आपका रेनफॉल कितना होगा। ये एक एक्टिविटी भी है, जैसे बच्चों को एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी जाती है कि हर दिन एक हफ्ते के लिए इस तरह का डेटा आप गैदर कीजिएगा, जिससे कि आपको वेदर के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, वेदर का मतलब है ये डे टू डे, रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा का जो आपका जो पैरामीटर्स बदल रहे हैं उसको गैदर करते हैं। ठीक है, वेदर। अब वेदर में हम लोग सबसे प्राइम मेजर करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। और आपने देखा होगा जब हम लोगों ने हीट डिस्कशन की थी, हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है कि एनसीईआरटी में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलती है। तो हम लोगों ने पुराने क्लासेस में देखा था भैया, हीट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर से मेजर करते हैं। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से, जैसे थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर की बेसिस पे हम लोगों ने मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर लिया। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, वेदर एक ऐसी चीज है जो कभी भी बदल सकती है। दिन में आपने देखा होगा सडनली बादल आए, सडनली थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी देर बाद धूप भी आई, इंद्रधनुष भी आया। ये सारी चीजें क्यों होती है? बूझो भी यही पूछ रहा है। बूझो पूछ रहा है, आई वंडर व्हाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली। वेदर इतना फ्रीक्वेंटली क्यों बदलता है? पहली पूछ रही है व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन फर्स्ट प्लेस, क्योंकि सोर्स जैसे समझेंगे हम लोग इसको भी समझ पाएंगे। वेदर का सोर्स क्या है? सभी चीजों का सोर्स है सन, सूरज। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। अब सन हमें रोशनी भी दे रहा है, गर्मी भी दे रहा है, तो जो हीट हो गई अर्थ में, किस तरह से हीट और लाइट इंटरेक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है वेदर। यानी कि आपकी सरफेस कैसे हीटअप हो रही है, कूल हो रही है, ओशंस कैसे गर्म हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं, आपका जो एटमॉस्फेयर कैसे गर्म हो रहा है, कूल हो रहा है, ये सारी चीजें फैक्टर्स बनती है आपकी वेदर में। तो वेदर फ्रीक्वेंटली क्यों बदलता है दिन में? क्योंकि इन सभी चीजों से, जो सन की हीट है, अगर समझ लीजिए बादल है मतलब आपकी धरती ज्यादा गर्म नहीं हो रही है, तो धीरे से कुछ ना कुछ वेदर बेस्ड चेंजेस हो जाएंगे। अगर बादल नहीं है तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उसकी वजह से कुछ वेदर बेस्ड चीजें हो सकती है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर चीजें बन सकती है, जहां से तेज हवाएं चल सकती है। तो ये है वेदर। वेदर मतलब शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ द डे। ठीक है, अब वहीं पे क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट में आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म। क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म, मैं कहूंगा एवरेज है आपके वेदर पैटर्न का। सिंपल है, क्लाइमेट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न, वो भी लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न, अप्रोक्सीमेटली से 25 ईयर्स से 25 साल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया अब क्लाइमेट कैसा है हमारा क्लाइमेट, जैसे राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? गर्मी वाला, हॉट एंड ड्राई, रेगिस्तान का क्लाइमेट है। अब जम्मू कश्मीर में जैसे ठंड क्यों है, वहां पे बर्फबारी क्यों होती है? रेट हिमालयन इफेक्ट है, तो वहां का क्लाइमेट बहुत सालों से कुछ इसी तरह से कि आपका क्लाइमेट ठंडा रहेगा, राइट, क्लाइमेट आपका ठंडा रहेगा, बर्फबारी होगी, इस तरह की चीजें। तो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टाइम एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न, यही बेसिक आइडिया है। वेदर कंडीशंस बहुत शॉर्ट पीरियड, अब कभी कभार तो घंटों में भी बदल सकता है, मैंने आपको बताया, इवन इन मिनट्स और आवर्स इट कैन चेंज। कोई यहाँ पे पैरामीटर नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि वेदर केवल दिन का ही होता, नहीं, वेदर तो कभी भी बदल सकता है ना, राइट, वेदर तो कभी बदल सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट इज समथिंग विच इज द एवरेज ऑफ लॉन्गर पीरियड। तो हम लोग एवरेज निकालेंगे, सालों का एवरेज निकालेंगे लॉन्ग पीरियड का, इससे हम लोग क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। इसलिए जब हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं, फॉर एग्जांपल, अब क्लाइमेट चेंज हम लोग जब कहते हैं तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि भैया 100 साल पहले या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था, उस समय पे हमारे
एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड था, उसकी मात्रा आज क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंटिन्यूअसली डेकेड बाय डेकेड अगर हम लोग एनालिसिस करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, मीथेन की मात्रा बढ़ रही है। तो यही है क्लाइमेट चेंज, कि इससे आपका क्लाइमेट में एक चेंज आ रहा है, यानी कि ओवरऑल एवरेज में बदलाव आ रहा है, यानी कि गर्मी ज्यादा हो रही है। आप देख सकते हो साल प्रति साल आपका सूखा ज्यादा पड़ रहा है, आपके आपके फ्लड्स ज्यादा आ रहे हैं, बाढ़ भी बहुत ज्यादा रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उसमें बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट आई होप कि क्लियर हो चुका। इसके अलावा क्लाइमेट अडेप्टेशन भी चाहिए, क्योंकि एक जगह का जिस प्रकार का वेदर का एवरेज रहा है उसके प्रति मुझे अडेप्ट करना है। और आप जानते हैं कि अडेप्टेशन ऑल्सो टेक्स टाइम। यू डू नो अडेप्टेशन टेक्स टाइम। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था दो टर्म्स के बारे में, पहले वाली हम लोग डिस्कशन की थी अडेप्टेशन के बारे में, अडेप्टेशन वर्सेस हम लोगों ने बात की थी एक्लिमेटाइजेशन। आई होप यू रिमेंबर। अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में अंतर क्या है, राइट? अडेप्टेशन लॉन्ग टर्म, एक्लिमेटाइज होना मतलब क्या होता है? एक्लिमेटाइज के लिए मैंने आपको लद्दाख का एग्जांपल दिया था। आप चले गए एक जगह का जो भी पैटर्न है, गर्मी है ठंड है, उससे आप बड़ी जल्दी शॉर्ट टर्म में ही एडजस्ट हो जाते हो, राइट? शॉर्ट टाइम में एडजस्ट हो जाओगे। लेकिन अडेप्टेशन टेक्स ईयर्स टुगेदर, यानी कि लॉन्ग टाइम लगता है आपको अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे वेदर पैटर्न कुछ इस तरह से, क्लाइमेट कुछ इस तरह से, तो आपने अडेप्ट कर लिया। तो अडेप्टेशन किस तरह की होती है? जैसे रेगिस्तान की कुछ अडेप्टेशन हम लोगों ने देखी थी। रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं, पत्ते नहीं होते, अगर पत्ते होंगे तो भैया पानी निकल जाएगा, तो इसीलिए पत्तों के बदले थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। इसके अलावा उनका जो स्टेम होता है, स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सेकुलेंट स्टेम होता है, यानी कि उसके अंदर पानी भरा होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे अडेप्टेशन दो जगह के, राइट? अडेप्टेशन प्रेडोमिनेटली हम लोग बात करेंगे पोलर रीजन के और रेन फॉरेस्ट के, जैसे अडेप्टेशन ऑफ थिंग्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, तो पोलर रीजन आपको कहां मिलते हैं? पोलर रीजन नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास। और आपको कौन सी कंट्रीज नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज्यादा है, एनिमल्स भी ज्यादा मिलेंगे, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा। इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे कम नियर द इक्वेटर, राइट? ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब किस तरह के बदलाव हैं आप, सबसे पहले पोलर रीजन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया पोलर रीजन्स मिलेंगे कहां? पोल पे। अब ये है नॉर्थ पोल, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट पे आपको मिलेगा साउथ पोल। साउथ पोल तो अंटार्कटिक है, पूरा अंटार्कटिक है, वहां पे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी कुछ नहीं मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी है नहीं। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल में डाइवर्सिटी भी आपको मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स है, ट्रीज है, वो अडेप्ट कर चुके हैं। अब किस चीज को अडेप्ट किया है, किस तरह का क्लाइमेट है? यहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंड होती है, 365 दिन यहाँ पे बर्फ होती है, यानी कि पूरी बर्फ की लेयर ही होगी यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि सनलाइट आएगा, नहीं, सनलाइट आएगा, लेकिन कुछ महीनों के लिए सनलाइट आएगा, कुछ महीनों के लिए सनलाइट ही नहीं रहेगा। इसका मतलब है बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है। ऑन एन एवरेज टेम्परेचर्स आर समवेयर अराउंड -37 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट, while for the next 6 months the sun does not rise। तो 6 महीना आपको यहाँ पे सन दिखेगा, 6 महीना आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा रहेगा। तो हीट आपका कुछ इस तरह का हीट बजट रहेगा, कुछ इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी जहां पे ठंड को आपको अडेप्ट करना है। तो अडेप्टेशन किस तरह से कर चुके हैं? यहाँ पे अडेप्टेशन दो लोगों की देखेंगे। एक तो हो गया पोलर बेयर, ये आपने देखा होगा पोलर रीजन्स में इस तरह के पोलर बेयर मिलते हैं, राइट? पोलर बेयर, पोलर भालू, राइट? तो ये जो पोलर बेयर होते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा जनरली ये व्हाइट कलर के होते हैं। अब व्हाइट कलर का क्यों है? क्योंकि कैमोफ्लेज मिलता है कि भैया ये कार्निवोरस होता है। ये पोलर बेयर क्या है? ये कार्निवोरस है, यानी कि इसको खाना ढूंढना है। खाना ढूंढने के लिए ये जब जाएगा तो बर्फ में इसमें ज्यादा डिस्टिंक्शन दिखेगी नहीं, तो दूसरा जो उसका प्रे रहेगा जिसको इसको मारना है, इसको पहचान नहीं पाएगा, देखे नहीं कि वो आ रहा है। तो इसीलिए इसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट विजिबल फर। क्यों? ताकि भैया कोई इसे देखे ना, जाके जल्दी से दबोच लेगा और खा लेगा। इसके अलावा इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, राइट? कुत्तों की तरह ये जो बेयर्स होते हैं, या इनकी भी जो सेंस करने की जो स्मेल सेंस होती है काफी तेज होती है, पहचान लेंगे, जल्दी देख लेंगे तो कोई प्रे आ गया, हाँ भैया इसको जल्दी से मार लूंगा और खा लूंगा। अब क्यों? ताकि जल्दी से प्रे को कैच करें।
इसके अलावा इनके जो क्लॉस होते हैं लॉन्ग शार्प क्लॉस हैं, जिससे कि आइस पे आसानी से वॉक करें। इनके क्लॉ आइस को ग्रिप करके वॉक करने में मदद करेंगे। इसके अलावा इनका जो फर होता है, इनका जो फर होता है ऊपर जो बाल है, बहुत ही थिक लेयर है, 2 थिक लेयर ऑफ फर होता है। क्यों? ऑफ कोर्स बहुत ठंड है तो इतना होना चाहिए ना, नहीं तो वो ठंड से ही मर जाएगा, खुद को वार्म रखने के लिए कोल्ड वेदर में। इसके अलावा बहुत बॉडी फैट होता है, बहुत बहुत मोटा है ये, आप देख सकते हो। क्यों? फैट है। अब फैट हेल्प्स इन व्हाट? फैट हेल्प्स इन दैट कीपिंग इट वार्म। इसके स्किन के अंदर बहुत फैट रहेगा ताकि ये वार्म रहे, ठीक है। स्किन के नीचे ही थोड़ा सा फैट लेयर होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं दे आल्सो अंडरगो समथिंग कॉल्ड एज हाइबरनेशन। आपने देखा होगा बेयर्स के साथ भी होता है, यानी कि पोलर एनिमल्स दे आल्सो अंडरगो हाइबरनेशन। ये हाइबरनेशन क्या होता है? आपने देखा होगा आपके डेस्कटॉप पे एक बटन होगा हाइबरनेट करके, हाइबरनेट। अब हाइबरनेट अगर आप अपने डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे देखोगे हाइबरनेट क्या है, वो बताएगा इट कीप्स योर कंप्यूटर इन अ वेरी लो पावर स्टेट, लेकिन सब कुछ एक्टिव रहेगा। यानी कि जो भी आपका काम है, आप एक्सेल पे कुछ काम कर रहे हो, वर्ड पे कुछ काम कर रहे हो, पीपीटी बना रहे हो, सब कुछ सेफ रखेगा, सब कुछ सेव रखेगा, लेकिन वो कंप्यूटर को एकदम लो पावर स्टेट पे लेकर जाएगा। ये प्राणी भी कुछ ऐसे ही करते हैं कि भैया ठंड है, हाइबरनेट चलेगा, बस छुप के बैठ के आराम से रेस्ट लेके सो गए, है ना। महीनों तक दे कैन स्टे इन हाइबरनेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं पेंगुइन। अब इस पेंगुइन में भी कई सारे अडेप्टेशन हो चुके हैं। आपने देखा होगा पेंगुइन वाली एनिमेटेड मूवीज भी है, काफी क्यूट से होते हैं पेंगुइन। अब पेंगुइन में भी आपने देखा होगा व्हाइट होता है, इनका जो पेट होगा व्हाइट होगा, विंग्स में व्हाइट कलर होगा। क्यों है? व्हाइट में कैमोफ्लेज इनको मिलेगा, छुप सकते हैं आराम से, कोई इनको आके मारने आएगा तो छुप जाएंगे, भैया बर्फ की तरह दिख जाएंगे, नहीं बच जाएंगे। इसके अलावा इनके जो विंग्स होते हैं, विंग्स ये फ्लिपर बन चुके हैं, यानी कि ये एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, और इसकी बॉडी हो चुकी है स्ट्रीमलाइन। आप देख सकते हो इसकी बॉडी है स्ट्रीमलाइन, क्योंकि ये पानी के अंदर भी जा सकता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, पानी के अंदर भी जाएगा ताकि मछली को पकड़ के ले आए। इसके अलावा इसके स्किन के नीचे भी एक थिक लेयर होती है फैट की, एक बहुत ही मोटी तेल वाली लेयर होती है, फैट वाली लेयर होती है, जिससे कि ये गर्म रहे। इसके अलावा इसके जो पैर हैं, पैर में जो वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट का मतलब है, आपने देखा होगा नॉर्मली पक्षियों के पैर कुछ ऐसे होते हैं, है ना, 3 चीजें, यानी कि जुड़े हुए नहीं रहेंगे, नेल्स होंगे, क्लॉस जो हम लोग कहते हैं, लेकिन इसकी कंप्लीटली वेबिंग होती है, पूरा का पूरा पैर वेब्ड है ताकि ये पानी के अंदर जाके आसानी से स्विम कर सके। इसके अलावा इसके फ्लिपर्स विंग्स नहीं है, फ्लिपर से मैंने आपको बताया, एक छोटी सी टेल होती है पीछे बैलेंस देने के लिए। इसके अलावा इसका जो बीक है, चोंच है, शार्प छोटी चोंच है ताकि मछली को इमीडिएटली पकड़े, स्पीड स्विमिंग के लिए, थिक फैट लेयर। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इसकी जो हड्डियां होती है, हम लोगों ने देखा था हड्डियों का ढांचा, बर्ड का हड्डियों का ढांचा मैंने आपको बताया था खोखला होता है, हॉलो होता है। क्यों? क्योंकि उड़ना है, अब इसको तो उड़ना नहीं है, तो इसकी बोन्स जो है सॉलिड बोन्स होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा जो दूसरे बर्ड्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे दूसरे एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कि फिशेस हो गए, मस्क हो गए, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एक्सेट्रा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पक्षी होते हैं, पक्षी खुद को सर्वाइव रखने के लिए वो माइग्रेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और फंडा मिलेगा माइग्रेशन का, यहाँ पे माइग्रेशन का फंडा मिलता है, माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन। तो पक्षी माइग्रेट कर जाती है, हम जानते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन पहुंचता है इंडिया। इसके अलावा पहले एक सवाल पूछ रही है, मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब ढूंढे। डू फिशेस एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स? ठीक है, डू लेट मी नो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या मछलियां भी माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह? क्या बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह? बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन, सभी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया पक्षियों के बारे में, पक्षी माइग्रेट करते हैं, और कुछ कुछ जगह पे तो पक्षी ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर माइग्रेट कर जाते हैं। ये आपने देखा होगा, जैसे साइबेरिया, ये है साइबेरिया का रीजन, साइबेरिया में बहुत ठंडी है। साइबेरियन क्रेन आपको साइबेरिया से निकल के आएंगे, इंडिया पे पिट स्टॉप देंगे, इंडिया से जाएंगे अफ्रीका, ठीक है। तो 15,000 किलोमीटर की ये जर्नी करते हैं ठंड से गर्मी में, इधर गर्मी आ गई उधर ठंड की तरफ चले जाएंगे, बहुत ठंड होगी इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा। इनफैक्ट इंडिया में कई जगह पे आपको मिलते हैं,
इसको सम बर्ड्स यूज दैट एज लैंडमार्क फॉर गाइडिंग। तो इंडिया में बहुत सारे लैंडमार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में रहते हो, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स काफी सारे आते हैं, ठीक है। लंबी लंबी माइग्रेशन जर्नी होती है इनकी, क्लियर। तो ये पोलर रीजन की अडेप्टेशन हुई। इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कुछ अडेप्टेशन के बारे में बात किया है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे पहले होते क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब है ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर के इर्द गिर्द यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के बीच जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्पेशली एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि बारिश यहां पे ज्यादा आपको मिलेगी, इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेगी, हमेशा ग्रीन होते हैं। तो अलग अलग जगह पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। प्रेडोमिनेटली अफ्रीका हो गया, फिर साउथ अमेरिका हो गया, आपको यहाँ पे इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन आपको बहुत सारे यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। इंडिया में भी आपको फॉरेस्ट मिलेगा, जैसे वेस्टर्न घाट्स है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा है किस तरह का क्लाइमेट होता है। एक तो देखिए बारिश होगी, बहुत ज्यादा पानी होगा, बहुत बारिश होगी, बहुत ग्रीनरी होगी। अब बहुत बारिश है, बहुत ग्रीनरी है, इसका मतलब क्या है? अलग अलग प्रजातियां यहाँ पे उगेंगी। इसका मतलब है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको प्राणी भी मिलेंगे। अब एक बात समझिएगा, सिंपल सा चीज है कि जब आप थिएटर जाओगे मूवी देखने के लिए, कोई मूवी अगर सुपर हिट है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। मतलब टिकट के लिए आपको कंपीट करना पड़ेगा, जाएंगे जल्दी से 1 घंटा पहले जाके लाइन में खड़े हो जाएंगे, तब जाके टिकट मिलेगा। कंपटीशन। तो समझिएगा यहां पे भी वही होगा कि बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे एनिमल्स है। तो एक फीचर क्या होगा? एक फीचर होगा कि यहां पे कंटिन्यूअस कंपटीशन होगा। कंटिन्यूअस कंपटीशन। कंपटीशन किस चीज के लिए? अगर कोई कार्निवोरस है, अपने प्रे के लिए कंपटीशन, अलग अलग कार्निवोरस आपको मिलेंगे, प्रे का कंपटीशन होगा। पेड़ होंगे, पेड़ भी सनलाइट के लिए कंपटीशन करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो पेड़ है पूरा बड़ा कैनोपी बना के रखेंगे तो नीचे वाले पेड़ों को सनलाइट तक नहीं मिलेगी, तो सनलाइट के लिए कंपटीशन चलेगी। तो अलग अलग चीज की कंपटीशन होती है। तो यहाँ पे कंपटीशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स और वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में, तो टेम्परेचर भी काफी हाई होगा। टेम्परेचर आप देख सकते हो, समर में टेम्परेचर ज्यादा क्रॉस हो जाएगा 40 डिग्री के आसपास। दूसरे सीजन में उतना लो टेम्परेचर भी नहीं जाएगा, नहीं कि 0 डिग्री तक तो जाएगा ही नहीं, तो उतना कम टेम्परेचर आपको जाएगा नहीं। तो टेम्परेचर रेंज एक आपको मिलेगी। और अलग अलग एरियाज, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे, सेंट्रल अमेरिका में आपको मिलेंगे, सेंट्रल अफ्रीका में मिलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको रेनफॉल और अच्छी खासी गर्मी मिलेगी, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। अब बायोडाइवर्सिटी अगर ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर चलेगा ही चलेगा। अब इंटेंस कंपटीशन चलेगा मतलब खुद को एडजस्ट करना है। खुद को कैसे एडजस्ट करना है? जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट्स में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ऑल्दो प्लांट्स का डिस्कशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट मैं आपको इन जनरल नॉलेज बता रहा हूँ कि कैसे कंपटीशन हो रही है। जैसे अब देखिए कुछ इस तरह की कैनोपी बनी है, सबसे बड़े बड़े आपको हंड्रेड्स ऑफ फीट्स आपको प्लांट मिल जाएंगे, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े प्लांट्स, ट्रीज मिल जाएंगे, जिसका एक कैनोपी बन जाएगा ग्रीन। अब ये इतना ग्रीनरी है, इतने पत्ते हैं कि नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी। तो क्या होगा? आपकी अलग अलग लेयर्स बनेगी। यहाँ पे जो फॉरेस्ट फ्लोर पे है ज्यादा इन्हें सनलाइट मिलेगी नहीं, इसके ऊपर वाले जो है सनलाइट की दरकार में रहेंगे, अलग अलग लेवल्स की कैनोपी बनेगी। अब यहाँ पे क्या होता है? पानी तो बहुत है, तो पानी का टेंशन नहीं है, छोटे छोटे रूट्स हो जाएंगे, शॉर्ट रूट्स। पानी तो बहुत, ज्यादा लंबे जड़े की इन्हें जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी पानी मिल रहा है। इसके अलावा थिक बार्क होता है इनका, थिक बार्क, प्रोडक्शन ज्यादा है, डेड सेल्स आपकी ज्यादा है, तो बाहर में थिक बार्क आपकी मिल जाएंगे। स्टेज हाइट मिलती है, जैसे कैनोपी की हाइट मिलती है, बड़े पेड़ों का एक लेवल, उससे छोटे पेड़ों का कैनोपी लेयर, उससे छोटे पेड़ का अंडर नीचे वाला स्टोरी, उससे फॉरेस्ट फ्लोर। इस तरह की कुछ सेटअप आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको एपिफाइट्स और वाइन्स बहुत मिलेंगे। अब एपिफाइट्स क्या होते हैं? एक पेड़ है, उसी पेड़ पे एक दूसरा एपिफाइट उग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वाइन्स आपको मिलेंगे। वाइन्स मतलब ये तो आपको पता है, बेल,
जो बेल निकलती है ना, पेड़ इसको रोटेट करते हुए ऊपर तक पहुंचेगा। क्यों? इसको सनलाइट चाहिए, तो एक दूसरे का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगा, वाइन्स बन जाएंगे। इसके अलावा यहां पे आपको ध्यान रखना है, ड्रिप टिप्स बनते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत पानी है, तो ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है मतलब लीफ आपकी कुछ इस तरह से बने हुए हैं जहां पे आपकी पानी नीचे गिरने के लिए, ड्रिप होने के लिए नीचे टिप्स बने हुए। इसके अलावा जो स्पेशली नीचे में होते हैं, स्पेशली जो नीचे में होते हैं फॉरेस्ट फ्लोर या फिर अंडर स्टोरी लेयर में, यहां पे कई बार पत्तों के ऊपर आपको वैक्स मिल जाएगी, एक वैक्सी लेयर मिल जाएगी। अब आप सोच रहे हो सर पत्तों पे वैक्सी लेयर क्यों है? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा वार्मथ है, इसका मतलब कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हैं, बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा है, फंगाई भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए खुद को फंगाई से बचाने के लिए, और नीचे में आपको ज्यादा यहाँ पे ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ज्यादा पानी नहीं मिलेगी, इंटेंस कंपटीशन चल रहा है, तो ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ट्रांसपिरेशन को हटाने के लिए ड्रिप टिप्स और वैक्सी लीव्स फंगाई और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज होती है जो एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा फंसा सकती है। अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सॉइल इज हाईली फर्टाइल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सॉइल इज हाईली फर्टाइल, सही होगा कि गलत होगा? हाईली फर्टाइल होता है कि नहीं? क्वेश्चन है ये गलत स्टेटमेंट होगा, इसको ध्यान रखना है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होगी, हाईली फर्टाइल नहीं होगी, क्योंकि सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स तो यहां पे है भैया, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स तो आपको पेड़ों में है, पत्तों में है। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है, लेकिन सॉइल उतनी हाईली फर्टाइल नहीं होगी। ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, सभी को लगता है कि भैया बहुत ज्यादा पेड़ है तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, नहीं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स में किस तरह की अडेप्टेशन होती है? देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कॉम्पिटिशन है, तो कैमोफ्लाज की होती है, कैमोफ्लाज कर सकते हैं, यानी कि दिखना नहीं है। अब देख रहे हो उल्लू ऐसा फंसा हुआ है कि भैया पेड़ और उल्लू दिख भी नहीं रहे। इसके अलावा मिमिक्री कर देंगे पेड़ की तरह या फिर फूल की तरह मिमिक कर देंगे। कुछ कुछ चीजों की डाइट लिमिटेड होती है, कई बार पॉइजनस निकलते हैं खुद को बचाने के लिए, पॉइजनस, जैसे ये जो फ्रॉग है पॉइजनस फ्रॉग है। इसके अलावा खुद का साइज रिड्यूस करेंगे, या फिर कुछ कुछ प्राणी होते हैं जो केवल रात में बाहर निकलेंगे, नॉक्टर्नल होते हैं, नॉक्टर्नल। इसके अलावा आपको चेंजिंग हैबिट्स होती है, यहाँ पे जल्दी से अपनी चेंजिंग हैबिटेट बदल देंगे, चेंजिंग हैबिटेट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहेंगे। इसके अलावा आपको आर्बोरियल एनिमल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। आर्बोरियल एनिमल्स मतलब पेड़ों के ऊपर रहने वाले, पेड़ों के ऊपर, जैसे ये जो फ्रॉग है, रेड आइड फ्रॉग है, हरा फ्रॉग है, इसकी आंखें लाल है, लेकिन इसकी जो पैर बने हुए हैं, इसके पैर है चिपकू, समझ लिए, स्पाइडरमैन फ्रॉग है ये, पत्तों को जाके चिपक जाएगा, पत्तों पे ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं, जैसे ये टुकान है, टुकान, इस टुकान की जो चोंच होगी बहुत बड़ी चोंच है, लंबी चोंच है, बड़ी चोंच है। क्यों? क्योंकि इसको खाना ढूंढना है, जैसे पेड़ों के जैसे छोटे छोटे गैप्स में भी जाएगा और वहां से कीड़े मकोड़े उठा लेगा। इसके अलावा आपको मिलते हैं लायन टेल मकाक्स, आर्बोरियल एनिमल्स, इसलिए मतलब आर्बोरियल मतलब जो पेड़ पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलते हैं। और ये जो लायन टेल्ड मकाक है, लायन टेल्ड मकाक कुछ इस तरह से दिखता है क्योंकि इसकी पूंछ लायन टेल्ड मकाक की तरह है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, जो लायन टेल्ड मकाक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बियर्ड एप, बियर्ड एप, दाढ़ी वाला एप इसको हम लोग कहते हैं, बियर्ड एप। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी आउटस्टैंडिंग फीचर होती है सिल्वर व्हाइट मेन, जो इसके हेड पे है ना, इसके हेड पे जो है सिल्वर व्हाइट मेन, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। और मोस्टली पेड़ पत्तों, फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, लीव्स खाता है, स्टेम खाता है, और ये आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में। रिमेंबर, लायन टेल्ड मकाक लिव्स इन वेस्टर्न घाट्स। ऑलराइट, ध्यान रखना है। आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया किस तरह का कैमोफ्लाज, किस तरह का अडेप्टेशन आता है, किस तरह की चीजें आती हैं पोलर रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो यही हमारा आज का एजेंडा था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, तो दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो आगे अगले क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स की डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है, अगर आपको
मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। प्लेलिस्ट भी इसी नाम से आप ढूंढ सकते हो, इसी आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे। जैसे अगर आपको कनेक्ट करना है, अगर आपको कोई फीडबैक है, सजेशन है, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं जरूर रिस्पॉन्ड करता हूँ सैटरडेज और संडेज। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।